सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो मैं कमलेश आपका इस हमारे डिजिटल चैनल गुरुद्वारा स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास के अंदर हमने संविधान के कुल 16 भाग पढ़ लिए थे, जिसका हमने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे संविधान का जो 17वां भाग है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो मित्रों, संविधान का जो 16वां भाग था, इसके अंदर किसका उल्लेख था? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक हमने पढ़ लिया था। 330 के अंदर क्या था? SC/ST को लोकसभा में आरक्षण, और 332 था SC/ST को विधानसभा में आरक्षण। 331 में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का मनोनयन लोकसभा में करेगा, और राज्यपाल अनुच्छेद 333 पढ़ा था, जिसके अंदर हम पढ़ा था कि राज्यपाल एक सदस्य का मनोनयन अगर आवश्यकता हो तो विधानसभा में करेगा। मित्रों, याद रखना, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, और विधान परिषद के अंदर कितने का करता है? 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो आज हम बात करेंगे संविधान का जो भाग 17 है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का जो भाग 17 है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो रीडिंग डाल लीजिए मित्रों। संविधान का जो भाग 17 है उसका हम जिक्र करेंगे। संविधान का जो भाग कौन सा है? 17वां। कौन सा भाग है बच्चों? संविधान का जो भाग 17 है उसको हम जिक्र करेंगे, उसका हम जिक्र करेंगे। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर उल्लेख। संविधान का जो भाग 17 उसके अंदर किसका उल्लेख है? फिर बात करेंगे अनुच्छेद, यानी कि जो संविधान का जो भाग 17 है ये कहाँ से कहाँ तक उपबंध है इसकी। मित्र, याद रखना, जो संविधान का भाग 17 है इसके अंदर किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राजभाषा का। राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है। संविधान का जो भाग 17 है इसके अंदर राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसके प्रावधान है। तो एक एक करके हम संविधान के अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 343 के। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 343 के अंदर क्या है? भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी होगी। भारत की जो राजभाषा है कौन सी होगी? हिंदी होगी। और लिपि, मित्र याद रखना, लिपि देवनागरी होगी। लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। मित्रों, याद रखना, हिंदी की उत्पत्ति है ना, हिंदी की उत्पत्ति देवनागरी लिपि से हुई थी। कौन सी लिपि से हुई थी? देवनागरी लिपि से हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। कौन सी लिपि से हुई थी? देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि से हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। मित्रों, याद रखना, देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी लिपि, इसके अंदर कुल 14 स्वर होते हैं। कितने? 14 स्वर होते हैं, और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य के अंदर। और टोटल की बात करें मित्रों, टोटल की तो 47 अक्षर हो जाते हैं। कितने अक्षर हो जाते हैं? 47। मित्रों, याद रखना है, जो देवनागरी लिपि है विश्व की चौथी सबसे व्यापक लिपि है। कौन सी? कितने नंबर पर? चौथी। तो लिख देना मित्रों, याद रखना, देवनागरी लिपि विश्व की चौथी सबसे व्यापक लिपि। चौथी सबसे व्यापक लिपि है। चौथी सबसे व्यापक लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से मित्रों याद रखना, कुल 120 भाषा लिखी जा चुकी है, जिसमें से अपने पढ़ते हैं हिंदी। तो हिंदी देवनागरी लिपि का ही अंश है। बात करते हैं संविधान की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अब आपका एक प्रश्न होगा कि सर, अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दी जाए तो क्या होगा? तुम याद रखना बच्चों, अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा ना, तो भारत के अंदर भाषाई आधार पर है। मित्र, याद रखना, जो अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया तो भारत के अंदर भाषाई आधार पर विविधता या फिर प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है। जो भारत किसी समय में, मान लीजिए, अखंड भारत, वो अखंड भारत नहीं रहेगा। कैसा भारत नहीं रहेगा? अखंड भारत नहीं रहेगा। और कोई, जैसे मान लीजिए, कोई किसी राज्य या क्षेत्र का शहरी या ग्रामीण नागरिक है, जिसे हिंदी संपूर्ण रूप से नहीं आती है, पूर्णतः नहीं आती है, वो किसी कार्यालय के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएगा, तो जो लोक सेवक होगा ना,
जो कार्यालय का जो लोक सेवक होगा उसकी उसे भाषा ही समझ में नहीं आएगी, और जो व्यक्ति होगा उसकी उसे लोक सेवक को भाषा समझ में नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, यानी कि कानूनी तौर पर उसको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए भारत की जो संविधान निर्माता थे अपने, उन्होंने भारत की राजभाषा हिंदी बनाई थी, न्याय की राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनाई थी। अनुच्छेद 343 आशा करता हूँ को अच्छी तरह समझ में आएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 344 की। अनुच्छेद 344 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 344 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में, 5 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन करेगा, क्या लिखा है मित्रों अनुच्छेद 344 में कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन करेगा। लेकिन मित्रों याद रखना, हर बार ऐसा नहीं होता। राजभाषा आयोग का गठन अब तक एक बार ही किया हुआ है। कितनी बार किया हुआ? अब तक एक बार ही किया हुआ है। उसका हम आगे जाकर जिक्र करेंगे। फिर बात करते हैं अनुच्छेद जो 345 आर्टिकल 345 का जिक्र करते हैं। अनुच्छेद 345 में क्या लिखा है कि राज्य की राजभाषा को लेकर, कौन सी? राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा का उल्लेख है। राज्य की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 345 के अंदर, और बात करें भारत की राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343 के अंदर है। मित्रों राज्य की राजभाषा का उल्लेख है, यानी कि इसको समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि किसी राज्य का क्षेत्र, किसी राज्य के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या बोली जिसको समझने के लिए सरकार या नागरिक दोनों बाध्य हो, वह उस राज्य की राजभाषा होगी। क्या मित्रों? ऐसी भाषा जिसे समझने के लिए सरकार या नागरिक दोनों बाध्य हो, वह उस राज्य की क्या होगी? राजभाषा होगी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 346 की, आर्टिकल 346 की। तो अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 346 की। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 346 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 346 के। अनुच्छेद 346 में क्या लिखा है कि किसी राज्य, अनुच्छेद 346 में क्या है, किसी राज्य का राज्य के साथ या किसी राज्य का केंद्र के साथ समाज की भाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 346 में क्या लिखा है कि किसी राज्य राज्य के साथ या किसी राज्य का केंद्र के साथ समाज की भाषा, किसी राज्य का राज्य के साथ या किसी केंद्र का राज्य के साथ समाज की भाषा का उल्लेख है। वो भाषा कौन सी होगी? इंग्लिश होगी। कौन सी होगी? इंग्लिश। कैसी भाषा होगी? इंग्लिश भाषा होगी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। जैसे कोई राज्य सरकार है, कोई राज्य सरकार किसी राज्य की दूसरी सरकार को पत्र लिखेगी, वो हिंदी भाषा में, मान लीजिए हिंदी भाषा में पत्र लिखती है, और सामने जो सरकार होगी वो हिंदी भाषा को समझने के लिए असमर्थ होगी, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए समाज और पात्रता की भाषा कौन सी है? इंग्लिश रखी गई है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 346 के अनुसार किसी राज्य के साथ समाज की जो भाषा रहेगी वो कौन सी रहेगी? इंग्लिश रहेगी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 347 की, आर्टिकल 347 है, इसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 में क्या लिखा है? किसी जनसंख्या
किसी जनसंख्या समूह में बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख है। इसमें क्या मित्रों, किसी जनसंख्या समूह में बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख है, या फिर हम कह सकते हैं किसी जनसंख्या घनत्व में बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख है। इसके लिए एक राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि कोस कोस पर बाणी बदले 100 कोसा बाणी, यानी कि कोस कोस पर पानी बदले और 100 कोसा बाणी। जैसे मान लीजिए मारवाड़ है अपना, मारवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाएगी? मारवाड़ी भाषा बोली जाएगी। जैसे जो मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ में कौन सी भाषा बोली जाएगी? ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली जाएगी, ढूंढाड़ी। और मेवात में कैसी भाषा बोली जाएगी? मेवात में मेवाती बोली जाती है, मेवाती। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले क्षेत्र में हड़ौती भाषा बोली जाती है। कौन सी? हड़ौती। इसी प्रकार ये अनुच्छेद हमें कहने का प्रयास कर रहा है कि किसी जनसंख्या समूह में बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख है। यानी कि हम हिमाचल प्रदेश वाली साइड पे चले जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे अलग भाषा बोली जाती है और फिर कुछ ही दूर पर भाषा का परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 100 कोसा बाणी। तो अनुच्छेद 347 में किसी जनसंख्या समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर, लेकिन मित्रों याद रखना जो पात्रता की भाषा है वो हमेशा इंग्लिश ही रहेगी। यानी कि किसी राज्य के साथ या केंद्र का राज्य के साथ समाज की जो भाषा है कौन सी रहेगी? इंग्लिश रहेगी। तो आगे बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। आर्टिकल जो 348 है, अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में किसका उल्लेख है मित्रों? 47 पढ़ लिया, 46 पढ़ लिया। बात करते हैं अनुच्छेद 348। मित्रों याद रखना, अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो अधिनियम है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिनियम में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो अधिनियम है, विनियमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख, कैसी भाषा की? इंग्लिश होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, 349 की बात करते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 349 के। अनुच्छेद 349 क्या कहता है कि व्यवस्थापिका के अधिनियम में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 347 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो अधिनियम है, विनियम में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। तो मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं अनुच्छेद 349 की। अनुच्छेद 349 में क्या है? व्यवस्थापिका के अधिनियम, विनियम में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। व्यवस्थापिका के अधिनियम, विनियम में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 350 की। आर्टिकल अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में क्या लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा में दी जाएगी।
ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350 एक में। और बात करते हैं अनुच्छेद 350 दो। इसके अंदर क्या लिखा है कि भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक पदाधिकारियों की पदाधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में किसका उल्लेख है? संघ हिंदी के लिए क्या मित्र याद रखना? संघ हिंदी के लिए विकास हेतु कार्य प्रावधान करे। क्या लिखा मित्रों अनुच्छेद 351 में? संघ या केंद्र हिंदी के लिए विकास या प्रावधान करेगा। संघ हिंदी के लिए विकास या प्रावधान करेगा। मित्रों याद रखना, हमने पढ़ लिया संविधान का जो भाग 17। अब बात करेंगे संविधान का जो 18वां भाग है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। संविधान का जो भाग 18 है, इसके अंदर किसका उल्लेख है? आपातकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? आपातकाल का उल्लेख है। फिर बात करेंगे संविधान का जो भाग 19 है, इसके अंदर परिकरण का उल्लेख है। तो बात करते हैं संविधान का जो भाग 18 है, 18 भाग 18 संविधान का जो भाग 18 है, इसके अंदर किसका उल्लेख है? आपातकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख? आपातकाल का उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें मित्रों, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का उल्लेख 352 से लेकर 360 तक है। मित्रों याद रखना, हमने आपातकाल कहां से ग्रहण किया? जर्मनी से ग्रहण किया। जर्मनी से हमने आपातकाल ग्रहण किया। जर्मनी के वाइमर या वीमर संविधान से हमने आपातकाल ग्रहण किया। ये बात करते हैं हम लोग फिर संविधान का जो भाग 19 है, भाग 19 उसके अंदर हम बात करेंगे उल्लेख, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो बात करते हैं तो संविधान का भाग 19 है। भाग 19 के अंदर किसका उल्लेख है मित्र? याद रखना, इसके अंदर उल्लेख है परिकरण। किसका उल्लेख है? परिकरण। परिकरण का किसके अंदर उल्लेख है? संविधान का जो भाग 19 है, इसके अंदर परिकरण प्रवाद का उल्लेख है। परिकरण प्रावधान के उल्लेख संविधान के भाग 19 के अंदर। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 361 से लेकर कहां तक है मित्रों? अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। 361 से 367 तक का अनुच्छेद संविधान का भाग 19 है। फिर बात करते हैं संविधान का भाग 20। बात करेंगे इसके अंदर उल्लेख, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद, यानी कहां से कहां तक है। मित्रों याद रखना, इसके अंदर उल्लेख किसका है? इसके अंदर उल्लेख है संविधान संशोधन का। किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है? 20 के अंदर उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 368 के अंदर मित्रों याद रखना, अनुच्छेद 2 व 3 है वो संविधान संशोधन। ये कौन से अनुच्छेद में उत्तीर्ण है? अनुच्छेद 4 के अनुसार है। तो संविधान का जो भाग 1 है, इसके अंदर अनुच्छेद 2 व 3 है, ये संविधान संशोधन है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद संविधान का जो भाग 21 है, तो उसका हम जिक्र करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं संविधान का भाग 21। भाग 21 की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे संविधान का भाग 21। भाग 21 में क्या उल्लेख है? अस्थायी
क्या मित्रों, अस्थायी असंक्रमणकारी विशेष उपबंध, अस्थायी असंक्रमणकारी विशेष उपबंध की बात करते हैं। कौन से संविधान के अंदर उल्लेख है? संविधान का भाग 21, भाग 21 उल्लेख किसका है? अस्थायी असंक्रमणकारी, अस्थायी असंक्रमणकारी प्रावधानों का उल्लेख, प्रावधानों का उल्लेख, प्रावधानों का उल्लेख। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। फिर बात करते हैं संविधान का भाग 22, भाग 22 की बात करते हैं। संविधान के भाग 22 के अंदर उल्लेख किसका है? और फिर बात करते हैं अनुच्छेद। अब हम बात करेंगे संविधान का जो भाग 22 है, इसके अंदर किसका उल्लेख है? अनुच्छेद कौन सा है? संविधान के भाग 22 में किसका उल्लेख है? संक्षेपित नाम, संविधान का संक्षिप्त नाम का उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें मित्रों, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक संविधान का भाग 22 है। तो मित्रों, कल से हम बात करेंगे संविधान का भाग 1, उसको हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, और फिर भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और फिर भाग 6 को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए थे इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।